जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, आज की क्लास में क्या है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर वो भी 5 क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए 2024 एग्जाम और 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का, कि इसमें से 2024 में जो लिखित क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर है लिखित क्वेश्चन पेपर है 2024 का, इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व कराया है कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। देखें, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के लिए है। देखें, मैं सभी यूनिवर्सिटी के नाम तो नहीं ले पाता हूँ साथियों, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो जहाँ कहीं भी आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या बताएंगे सर, तो देखिए 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इसे मैंने सॉल्व कराया, आप लोग जरूर वो क्लास जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज के इस क्लास में दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताता हूं, फिर क्वेश्चन पेपर के मैं उत्तर भी आंसर भी आपको बता देता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए आज के इस क्लास में इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ईजिली, इतना अच्छे तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। और इन सारे जितने भी आपको मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया हूँ और जितने भी आपको पीडीएफ और नोट्स है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ क्लास के ठीक नीचे आपको पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में सेंड कर दिए जाते हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके सारे क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इन 5 प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। चले दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था लोकतंत्रीकरण। ठीक है, लोकतंत्रीकरण क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्जाम में ये आने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज, संगठन या देश में निर्णय लेने की शक्ति अधिक लोगों में वितरित की जाती है। ठीक है, समझ में आया लोकतंत्रीकरण क्या है। लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे समाज में, हमारे संगठन में, हमारे देश में सभी को निर्णय लेने की शक्ति वितरित होती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसमें सत्ता और अधिकारों का विकेंद्रीकरण होता है जिससे आम नागरिकों को अपने विचार और इच्छाओं के अनुसार प्रतिनिधि चुनने और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिलता है। ठीक है, देखिए 85 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, तो बहुत ही इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, देखिए ये जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ ये आपको ना बुक में मिलेगी, ना ही आपको ये बुक में मिलता ही नहीं है। ठीक है, हालांकि बहुत ही शानदार तरीके से इसे लिखा गया है, ये हैंड नोट्स लिखा गया था, नोट्स को मैंने इसे कन्वर्ट किया है पीडीएफ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखें, लोकतांत्रिकरण का उद्देश्य सभी को समान अवसर, न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करना है ताकि समाज में समरसता और समानता बनी रहे। इस प्रक्रिया से शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है जिससे विकास और शांति की दिशा में समाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। चलिए, अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपका अर्धसंघवाद। ठीक है, अर्धसंघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होती हैं। ठीक है, भारत का संविधान इसलिए अर्धसंघीय माना जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रख सकती है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लागू करना। इसे सहकारी संघवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य आपसी सहयोग से कार्य करते हैं। इस तरह की व्यवस्था आपातकालीन स्थितियों में केंद्र को अधिक शक्ति देती है। चलिए आगे याद रखेंगे, दबाव समूह क्या है, प्रेशर ग्रुप्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, 2025 में आएगा क्योंकि ये लगातार कई बार प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, देखिए दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप ऐसे संगठन को कहते हैं जो किसी विशेष हित या उद्देश्य के लिए सरकार और प्रशासन पर प्रभाव डालने का कार्य करते हैं।
ये समूह राजनीतिक दलों की तरह चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अपनी नीतियों और मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए जनमत मीडिया और विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं। देखिए, आगे याद रखिएगा, इनका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाकर नीतिगत फैसलों को अपने अनुकूल बनाना होता है। व्यापार संघ, किसान संघ, महिला संगठन, छात्र संघ आदि इसके उदाहरण हैं। ये लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समूहों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें अगला प्रश्न है आपका पंथ निरपेक्ष, ठीक है। सेकुलरिज्म क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये करंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार कई सालों से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, पंथ निरपेक्ष एक ऐसी प्रणाली है या फिर ऐसा सिद्धांत है जिसमें राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। इसमें सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती और न ही किसी विशेष धर्म का समर्थन करती है, ठीक है। चले आगे याद रखेंगे, भारत भारत जैसे देशों में पंथ निरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को समान मानना और धार्मिक स्वतंत्रता देना है, ताकि लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकें, ठीक है। इस सिद्धांत का उद्देश्य धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना है, जहां सभी नागरिक समान अधिकारों और अवसरों के साथ रह सकें। अगला है करप्शन, भ्रष्टाचार। इसको जानना तो अनिवार्य है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भ्रष्टाचार, करप्शन एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसमें कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए अपने पद, शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग करता है। यह रिश्वतखोरी, अनियमितता और अनुचित लाभ लेने के रूप में प्रकट हो सकता है। भ्रष्टाचार के कारण संसाधनों का अनुचित वितरण होता है, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग प्रभावित होते हैं। आगे याद रखेंगे साथियों, यह आर्थिक विकास में रुकावट डालता है, समाज में असमानता बढ़ाता है और नैतिक मूल्यों को कमजोर करता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन जागरूकता आवश्यक है, ताकि एक ईमानदार और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके, ठीक है। साथियों याद रखिएगा, यदि आपका जो शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो अगर सही से लिखा गया है तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा आप कितने पानी में है। इसीलिए हमेशा जो छोटे वाले प्रश्न है, जो 50 शब्दों में प्रश्न, शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।